नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में छात्र जो हैं वो ट्विटर पे, फेसबुक पे मोदी रोजगार दो का ट्रेंड कराते हैं और सरकार भी कहती है कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट आया, उसमें भी निजीकरण के लिए प्रयास किए गए और सरकार जो है वो विभिन्न चरणों के माध्यम से, एक बार में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे उसका निजीकरण करते जा रही है। ऐसे में छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि आखिर निजीकरण हो जाएगा तो उन्हें मिलने वाला आरक्षण, उन्हें मिलने वाला नौकरी जो कि अस्थाई होती है, 60 सालों के लिए मिलती है, क्या वो सारे प्रावधान निजीकरण में लागू रहेंगे? और ऐसे में उनका परेशान होना भी लाजमी है। हमारे साथ हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के निदेशक नवीन सर, इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो किया था इसी को लेकर। सर, क्या समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और कैसे सरकार प्रयास कर रही है, इसको ज़रा सा समझाते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ पीआर चैनल को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई कि आप इस मुद्दे को लेकर के हमारे पास आए हैं और थोड़ा सा इसको और हवा देने का प्रयास कर रहे हैं और स्टूडेंट के मूल मुद्दे जो अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसको आप हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि निजीकरण को लेकर के, तो कुछ दिन पहले ही हम एक वीडियो बनाए थे निजीकरण से संबंधित, क्योंकि उस दिन निजीकरण की बातें तो पहले से लगातार चली आ रही है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट के नज़र में जो रुग्ण इकाई थी या वैसी इकाई जो कि बहुत प्रॉफिटेबल नहीं थी या जो घाटे में चल रही थी, उसको निजी क्षेत्र में देने की बात चल रही थी या उसको विनिवेश करने की बात चल रही थी। लेकिन अब जो सरकार नीति अपना बदली है, उसके अंतर्गत दिया है कि नीति आयोग ये आदेश दिया है या नीति आयोग से सरकार इस तरीके के पहल की होगी और नीति आयोग इस पर अपना जारी किया है कि अब सबसे पहले उन कंपनी का निजीकरण किया जाएगा या उस कंपनी का विनिवेश किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा लाभ देने वाली कंपनी हो। तो ये मुद्दा हमको समझ में नहीं आया कि पहले तो हम समझ सकते थे जो कि घाटे वाली कंपनी को करना था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा लाभ देने वाली कंपनी का आप निजीकरण कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि दिन ब दिन इतना बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही स्टूडेंट इतने बड़े मुद्दे को अपने साथ लेकर के चले थे कि मोदी जी रोज़गार दो। तो मोदी जी कैसे रोज़गार दो? अगर सब चीज़ को आप बेच ही दीजिएगा, सब निजी हाथों में ही सारा कुछ आप दे दीजिएगा, तो कैसे नया रोज़गार जनरेट हो पाएगा? ये एक गंभीर प्रश्न है और सभी को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे स्टूडेंट को पढ़ाने वाले शिक्षक हों या इस व्यवसाय से जो भी जुड़े हुए हों, और सभी को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमको आने वाला दिन बहुत अंधकारमय दिखता है। सर, अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है वो रेलवे देती है और रेलवे में भी चरण वाइज उसको निजीकरण उसको किया जा रहा है। जैसे पहले खान पान दिया गया, उसको मेंटेनेंस दिया गया, प्लेटफॉर्म को दिया जा रहा है। क्या लगता है कि आगे रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा और नौकरियों का भी निजीकरण होने की संभावना दिख रही है क्या, अभी जैसे सरकार की कार्रवाइयाँ चल रही हैं? जहाँ तक रेलवे का सवाल है, रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। 13 लाख प्लस यहाँ एम्प्लॉय हैं, कुल मिला 13 लाख प्लस एम्प्लॉय हैं और अभी 13,000 ट्रेन वर्तमान में चल रही है और जनसंख्या का जिस तरीके से लगातार जनसंख्या बढ़ते जा रही है, 20,000 ट्रेन की ज़रूरत है। और जहाँ तक रेलवे में निजीकरण की बातें हैं, तो पहले देखेंगे कि आउटसोर्स का मदद लिया गया। आउटसोर्स का मतलब हुआ कि बाहर के कर्मी के द्वारा रेलवे में साफ़ सफाई, रख रखाव, मेंटेनेंस से रिलेटेड काम दिया गया और धीरे धीरे सरकार का मनोबल बढ़ते चला गया और बाद में जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाले स्टेशंस थे उसको निजी हाथों में देने की बात चली, दिया भी गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रूट था उसको निजी क्षेत्र को देने की बात चली, उसको दिया गया। और अब इसमें बड़े पैमाने पर हमको लग रहा है कि ये अंदर इसका सरकार का प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर इसको निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है। हम एक उदाहरण के तौर पे बताए थे पिछले वीडियो में भी कि 2-3 दिन पहले हम स्टेशन पर ही खड़े थे तो गुवाहाटी राजधानी ट्रेन क्रॉस की, तो उसमें डब्बे पर तेजस लिखा हुआ था छोटा सा। तो वो एक संकेत है कि पहले तेजस को लाया गया, वंदे मातरम ट्रेन को लाया गया कि निजी क्षेत्र को देने की बात कही गई और दिया गया। लेकिन अब जो है उस रूप में शताब्दी ट्रेन
अब प्लस राजधानी को भी पूरी तरीके से उस दायरे में लेके आ गई है। और आप जान रहे हैं कि तेजस को IRCTC ही कंडक्ट कर रही है, तो अब राजधानी को भी वही कंडक्ट करेगी, शताब्दी को भी कंडक्ट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की ये योजना है, प्लानिंग है। लेकिन इस बीच में जो स्टूडेंट हैं लगातार इग्नोर हो रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के प्रति स्टूडेंट का रुझान इधर और ज़्यादा बढ़ा है, हालांकि शुरू से लगाव रहा है। कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं हमेशा तलवार उनके सर पे लटकते रहती है, वो अपना सिक्योरिटी महसूस नहीं करते हैं। थोड़ा सा भी आपके एंड से कोई प्रॉब्लम हुआ डायरेक्ट आपको बाहर कर दिया जाएगा। और पेमेंट का भी शेड्यूल आप लीजिएगा तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक में मैक्सिमम एम्प्लॉय से काम लेती है। तो एक तरीके से सिक्योरिटी नहीं है, जिसके कारण गवर्नमेंट जॉब में बच्चों का रुचि ज़्यादा है। तो अगर इस तरह की बातें हुई तो वैकेंसी स्वतः कमती चली जाएगी। अभी 35,000 वैकेंसी रेलवे में NTPC के थ्रू और 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख प्लस वैकेंसी ग्रुप डी के थ्रू आया है। लेकिन आप देखेंगे कि 2,40,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो यही चीज़ देख करके आपको पता चल जाएगा कि बेरोज़गारी का स्तर क्या है। तो हम चाहते हैं कि एक बड़ा सा अभियान इस पर छिड़े, जिससे कि गवर्नमेंट का जो ये प्रयास है, मोदी जी का जो ये चल रहा है सब कुछ बेचने का, इस पे थोड़ा सा रुकावट ज़रूर होना चाहिए या इसको रोकने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसको सरकार का जो अभी आगे जो तय की है अपना स्ट्रेटेजी, उसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर दो को कंफर्म करने की बातें चली है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो डिफेंस की कंपनियां हैं, रेल है या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो मूलभूत कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर का, वो इसमें आती है। बाकी तो प्राइवेट सेक्टर या जिसमें मैक्सिमम हिस्सा अपना बेच चुकी है उसको नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंतर्गत लाई है। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय का अगर सिनेरियो आप याद कीजिएगा तो उस समय मात्र 20% प्राइवेट कंपनी थी, 80% पब्लिक सेक्टर यूनिट थी। लेकिन अभी वर्तमान में जब आंकड़े पर आप गौर कीजिएगा तो मात्र 10% ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां रह गई है, 90% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। तो ये सरकार का योजना बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालेगी। और जिस तरीके से अभी बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं और लगातार डिग्री पर डिग्री लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको अगर आगे का भविष्य दिखने लगे अंधकार में तो इतना डिग्री का क्या काम हो पाएगा। इसलिए इन बातों को समझते हुए सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है और एक बड़े अभियान की ज़रूरत है। सर एक प्रश्न था सर कि रेलवे में जो नौकरी की दर अगर हम देखें तो वो नौकरी की दर जो है वो लगातार घटते जा रही है। अगर आप देखें तो सर 2019 में NTPC और ग्रुप डी का फॉर्म आया, 20 दिसंबर में परीक्षा शुरू होती है, ऑनलाइन लिया जाता है, लेकिन 5 महीने से NTPC का ही पेपर चल रहा है। फिर 1 करोड़ के आसपास ग्रुप डी का पेपर होगा लोगों का, वो भी लगभग 5-6 महीना चलेगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये प्रोसेस जो है इससे अच्छा पहले वाला ऑफलाइन ही था? नहीं, प्रोसेस के पीछे मंशा तो सही ही है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं तो ऑनलाइन सरकार की मजबूरी भी है। लेकिन प्रोसेस में दिक्कत नहीं है, सरकार के मेंटलिटी में दिक्कत है कि अगर वो चाह लेगी, कैसे इलेक्शन इतना बड़ा करवा लेती है, तुरंत रिजल्ट निकाल लेती है। लेकिन मंशा ही कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत बेहतर नहीं है। स्टूडेंट इसके पीछे लगातार इग्नोर होते जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है, इससे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें हमको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है और इस प्रोसेस में और सरकार पर अब बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं रह गया है। सर एक प्रश्न है कि ये NTPC का एग्ज़ाम तो देख रहे हैं सर आप 3 सालों से चल रहा है, अगला कब आएगा और वो कब तक आएगा, ये प्रोसेस कब तक ख़त्म होगा, ज्वाइनिंग इसकी कब तक होगी, आपको क्या लगता है सर? अभी कम से कम 2 साल और लगेगा सारा प्रोसेस होने में, निश्चित रूप से। और ये 2 साल पहले की ये वैकेंसी है, 2019 शुरुआत की ही ये वैकेंसी है, 4 साल तो आपका ऐसा ही हो गया। अभी लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है 2 साल 3 साल पे वैकेंसी आती है और पूरा करते करते इसको अगले 2 साल खींच ही लेती है। एक तरीके से आप कहिए तो ये सरकार की पंचवर्षीय योजना टाइप का हो गया है और हर बार जो वैकेंसी देती है एक तरीके से इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गई है। मोदी जी से स्टूडेंट को बहुत आशा था और ख़ास करके यूथ को बहुत आशा था और
उसी आशा के अनुरूप इतना ज़्यादा संख्या में बच्चे वोट भी किए थे और इतना अपार बहुमत से जिताए भी थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट की आशाएं छीन होती लग रही है और आगे का भविष्य बहुत अंधकारमय दिख रहा है और लग रहा है कि हम लोगों के साथ बिल्कुल ही बेईमानी हुई है और इसका हमको लगता है कि अंजाम गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। और अभी भी सरकार अगर सचेत नहीं हुई तो लगता है कि आगे आने वाला दिन गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ जाएगा कि किस तरीके से आप दोबारा सत्ता में आइएगा। तो ये थे नवीन सर, जिनका साफ कहना है कि जो सरकार जो पॉलिसी अपना रही है और ख़ासकर युवाओं को लेकर, युवाओं के नौकरियों को लेकर, वो जो है संतोषजनक नहीं है। हालांकि बहुत सारी आशाएं थी, सर ने सभी बातों को काफ़ी मजबूती से और विस्तार से रखा है और हमें भी विश्वास है कि सरकार जो है जो काम कर रही है उस पर ध्यान देगी ताकि जो युवा हैं उनके भविष्य सिक्योर हो सके और उनको सरकार में के साथ काम करने का मौका मिल सके। अभी देखिए तो और दूसरी कि अभी LIC जो कि इतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है, BPCL 36,000 करोड़ रुपया का मुनाफा दी है। तो क्या तुक है उसको बेचने का समझ में नहीं आ रहा है। भेल है, इसके बाद BEL है, हाँ BEL है, BEML है, इस तरह की लंबी लिस्ट है। आप एविएशन सेक्टर में जाइए तो एयर इंडिया है, लंबी लिस्ट है। और गवर्नमेंट ये तय की है कि 3 से 4 सप्ताह में पहली लिस्ट जारी करेगी कि कौन कौन कंपनी को हमको विनिवेश करना है या फिर निजी क्षेत्र को देना है और उसके बाद हर 3-4 सप्ताह के बाद एक नई लिस्ट जारी करेगी। और हमको लगता है कि इलेक्शन तक में क्या करेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत गंभीर स्थितियां हैं और सरकार सर जो हैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो ज़रूरत है सरकार को भी कि वो लोगों के हित में सोचे और वैसी व्यवस्थाएं जो कि युवाओं के लाइफ को सिक्योर करे उनके साथ छेड़छाड़ न की जाए, निजीकरण किया जाए लेकिन उनका किया जाए जो कि घाटे में चल रही है, जिससे सरकार को लोगों को फ़ायदा नहीं है। वैसी संस्थाओं का न किया जाए जिसके बदौलत देश आज जो है अभी तक यहाँ तक पहुँचा है और देश ने काफ़ी नाम किया है उन सेक्टरों को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।